हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर फर्स्ट सेट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग जो है इम्प्टी सेट या नल सेट से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें किस प्रकार का मिला है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो है वो बताइए कि वो रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई संख्या दो से विभाजित होगी यानी भाज्य होगी तो वो सम संख्या होती है, न कि विषम। तो ये जो हमें सेट दे रखा है ये एक प्रकार का रिक्त सेट है, बिल्कुल। क्योंकि इसके लिए हम लोग जब इसे रोस्टर रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो एक भी एलिमेंट हम लोग इसके लिए नहीं लिख पाएंगे। तो फर्स्ट जो है ये रिक्त समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय है। क्योंकि ऐसा कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगा जो जिसमें दो का भाग जाता हो और फिर वो विषम हो, बिल्कुल ऐसा नहीं मिलने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो बिल्कुल आपको जो है ऐसी एक संख्या मिल जाएगी जो सम होने के साथ अभाज्य है और वो दो है। वो कौन सी है? दो है स्टूडेंट। तो यहां पर आप लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपका रोस्टर रूप में सेट बन जाएगा। यानी यहां पर जो सेट है वो इम्पिटी नहीं है, यानी खाली नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं। और रिक्त समुच्चय का डेफिनेशन यही होता है कि ऐसा समुच्चय, ठीक है, जिसके लिए आप एक भी अवयव ना लिख पाए। तो यहां पर तो हम एक अवयव लिख पाने में सफल हो गए, तो ये तो रिक्त नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है थर्ड, उसमें हमें बोला गया है कि जो x है वो इस प्रकार है, x एक प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट जो बोला गया है वो बोला गया है कि जो प्राकृत संख्या x है वो 5 से छोटी है, साथ में 7 से बड़ी है। तो क्या इस प्रकार संभव है? देखिए, हम लोग बना लेते हैं इसको थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी रहे। सबसे पहले ये एक संख्या रेखा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक संख्या 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, और इस साइड जो है अनंत है। आपको बोला गया है जो प्राकृत संख्या x है वो 5 से छोटा है, साथ ही वो 7 से बड़ा है। तो बिल्कुल आप यहां पर जो है इस प्रकार की एक भी प्राकृत संख्या नहीं लिख पाएंगे जो 5 से छोटी हो, साथ में 7 से बड़ी हो। तो ये दो हमें समुच्चय दे रखा है, ये समुच्चय हो जाएगा रिक्त समुच्चय। देखते हैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ। हमें बोला गया है कि y इस प्रकार है, y जो है किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी y किसको प्रदर्शित कर रहा है? दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को। आप लोगों ने रेल में सफर किया है, रेल की पटरियों को भी आपने भली भांति देखा है। तो जो रेल की पटरियां हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है। और अक्सर आप लोग देखते हो कि रेल की पटरियां एक दूसरे को काटती नहीं है। और जब तक दो लाइनें या दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तब तक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनेगा, प्रतिच्छेदी बिंदु बनेगा। उसी को हम उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। और वो तभी बनता है जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। समांतर की कंडीशन में दो लाइनें एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसलिए उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। अतः दिया गया सेट जो है यहां पे लिख दीजिए रिक्त समुच्चय नहीं, नहीं कर दीजिए। अरे ये तो रिक्त समुच्चय है ही ना, कौन सा था ये पिछला? ये रिक्त समुच्चय है, ये भी रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय
ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर। तो जो है ये जो है चौथा पार्ट, ये भी रिक्त समुच्चय होगा। इसके लिए हम एक भी एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे, यहां पे भी तो नहीं लिख पाए थे, इसलिए रिक्त समुच्चय। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें हमें जो है ये बताना है कि कौन सा समुच्चय जो है निश्चित है यानी परिमित है, और कौन सा जो है अपरिमित है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो एक वर्ष जो होता है उसमें महीने जो होते हैं वो 12 होते हैं, फिक्स है। इसलिए जो ये सेट हमें दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो है संख्या वो निश्चित हो गई। अतः फर्स्ट जो है वो परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय होगा, बिल्कुल फर्स्ट जो है परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं। ठीक है, चाहे आप अंग्रेजी महीनों में गिनो चाहे हिंदी में गिनो, महीने फिक्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो सेट हमें दे रखा है, इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है, कितने भी अवयव हम इसके लिए लिख सकते हैं, अनंत अवयव। तो ये जो है सेट वो अपरिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा। थर्ड पार्ट इसका हम लोग देखते हैं। पार्ट थर्ड में हमें जो सेट दे रखा है उसमें हमें प्राकृत संख्याएं दे रखी है, और वो भी जो है 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याएं दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल जो है ये जो सेट है वो परिमित है। कारण यही है कि इसके जो अवयव हैं उनकी संख्या निश्चित है 1 से 100 तक। तो लिख दीजिए यहां पे परिमित समुच्चय। और देखिए फोर्थ पार्ट, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक आपको लिखने हैं, तो आप लिखेंगे सर 101, 102, 103 और इसी प्रकार आप लिखते चले जाएंगे। तो भाई कितने लिख सकते हैं सर, अनंत लिख देंगे हम तो भैया अनंत लिख देंगे तो ये अपरिमित हो जाएगा। अरे मित समुच्चय हो जाएगा। फिर देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए स्टूडेंट, आपको हम पहली बात तो ये बता देते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का भाग जाए, इसके अलावा अन्य संख्या का जाए, लेकिन अन्य संख्या जिसका भाग जाए वो धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक संख्या होना चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है कि ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाए और अन्य धनात्मक संख्या का भाग जाए, उन्हीं को हम लोग जो है अभाज्य संख्या बोलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ऋणात्मक संख्याएं अभाज्य नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक शब्द दे रखा है, इसलिए मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो अभाज्य संख्या है वो धनात्मक प्रकृति की होगी, यानी उसमें एक और अन्य धनात्मक संख्या का भाग, सॉरी हमने कुछ गलत बोल दिया। देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल और केवल एक का भाग जाए, ठीक है, और स्वयं का भाग जाए, अन्य संख्या का नहीं, स्वयं का भाग जाए, और वो भी कैसा? पॉजिटिव नंबर का। ठीक है, भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का भाग जाए और अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, लेकिन जो अन्य संख्या जो है जिसका भाग जा रहा है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्लियर हो गया? थोड़ा सा हमने मिस कर गए, हम लोग गलत हमसे निकल गया कि भाई
जो है अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है, अन्य संख्या का भी भाग जाता है। नहीं, अन्य का नहीं, स्वयं का। अन्य का मतलब स्वयं से। ठीक है भाई, तो रेक्टिफाई हमने कर दिया है कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का भाग जाए और केवल खुद का जाए भाग, लेकिन वह संख्या धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक। ठीक है, भाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। एक का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो भी धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक प्रकृति की नहीं होती भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहां पर हम लोग। तो यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं, यानी संख्या रेखा का। तो यहां पे 0 होता है, यहां पे कितना होता है? 1 होता है। अगले ने बोला है 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक, तो यहां 2 होगा। सपोज यहां 99 है, तो 99 से छोटा पूछ रहा है, तो कहां तक लेंगे आप? 1 तक लेंगे। कहां तक? 1 तक ले सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। लेकिन जो है एक तो न तो भाज्य होता न अभाज्य होता। तो सीधी बात पड़ी है, 1 और 99 जो है उसके बीच में अभाज्य पूर्णांकों की संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। क्लियर हो जाना चाहिए कि एक तो न तो भाज्य होता है न अभाज्य, यानी 99 से छोटा बोला है, तो जो है अभाज्य पूर्णांक किसके? 1 और 99 के बीच में क्या होंगे? निश्चित होंगे। ऋणात्मक जो है वो अभाज्य संख्याएं नहीं होती है, इसलिए ये जो है वो परिमित सेट हो जाएगा। समुच्चय कैसा समुच्चय हो जाएगा? 5 नंबर, परिमित। बिल्कुल, पूर्णांक आते ही बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं कि भाई जो ऋणात्मक साइड की संख्या है, बोलेंगे सर नेगेटिव में भी तो चलती जाती है, अनंत तक बिल्कुल जाती है, लेकिन अभाज्य संख्याएं और भाज्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें बताना है कि कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित। एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो भाई एक्स एक्स के समांतर तो हम लोग जो है अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। तो ये जो है कैसा समुच्चय हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये जो है अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, हल थर्ड का फर्स्ट। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक्स एक्स है, ये एक्स नोट है, ये वाई नोट है, और ये आपका वाई एक्स है, और ये मूल बिंदु है। ठीक है भाई, एक्स एक्स के समांतर। देखिए एक्स एक्स के समांतर तो आप बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं, इस प्रकार अनंत लाइनें आप खींच सकते हैं और खींचते ही चले जाएंगे। तो एक लाइन थोड़ी है, बहुत से लाइन खींच सकते हैं, यानी अनंत लाइनें खींच सकते हैं। इसलिए ये जो सेट है फर्स्ट वाला जो है वो अपरिमित समुच्चय होगा। कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। समुच्चय है क्योंकि y पे जो वैल्यूज हैं, हाँ या ना, वो तो इन्फिनिटी है। नीचे की साइड भी तो खींच सकते हैं नोट की, यानी इस साइड भी तो लाइनें आप खींच सकते हैं, दोनों साइड खींच सकते हैं, बहुत सी लाइनें खींच सकते हैं एक्स एक्स के समांतर। तो बिल्कुल इस प्रकार की आप अनंत लाइनें खींच सकते हैं जो एक्स एक्स के समांतर है। इसलिए ये जो सेट है वो अपरिमित समुच्चय होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए भैया इंग्लिश में जो है अल्फाबेट जो होते हैं ए बी सी डी, ये तो फिक्स है बिल्कुल। इसलिए ये जो सेकंड जो है आपका क्वेश्चन, ये जो है आप अंग्रेजी में लिखेंगे ए बी सी, तो कहां तक लिख सकते हैं? बोला सर एक्स वाई और जेड तक ही लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय फिक्स है, तो इसको बोल दीजिए परिमित समुच्चय।
परिमित समुच्चय फिक्स हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अरे भैया 5 के गुणज तो आप फिक्स थोड़ी है, 5 के तो अनंत गुणज लिख सकते हैं आप। बोला सर कैसे? देखिए 5, 10, 15 इस प्रकार लिखते ही जाइए, अनंत तक लिख दीजिए भाई। ऐसी ये जो सेट बनाएंगे आप जो 5 के गुणजों का, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? अनंत होंगे। इसलिए ये जो है अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या। देखिए पृथ्वी पर मनुष्य हो चाहे से जानवर हो, ये एक बहुत बड़ी तादाद में है, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या को काउंट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए आप इनको इसको जो है परिमित में काउंट करेंगे। बोला सर संख्या तो बहुत बड़ी है, संख्या निश्चित रूप से बड़ी है, लेकिन इनकी संख्या जो है वो फिक्स है, बड़ी अवश्य है लेकिन फिक्स है, ऐसे नहीं है अनंत है, फिक्स है। इसलिए हम लोग जो है इसको परिमित सेट में काउंट करेंगे। परिमित समुच्चय। आगे देखते हैं स्टूडेंट, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वर्त। तो स्टूडेंट मूल बिंदु 0, 0 से तो आप जो है अनंत वर्त गुजार सकते हैं अलग अलग त्रिज्याओं की। ठीक है, यानी आप मूल बिंदु से जो है अलग अलग त्रिज्याओं के अलग अलग वर्त गुजार सकते हैं, यानी अनंत वर्त जो है वो मूल बिंदु 0, 0 से पास हो सकते हैं। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट 5 ये जो है वो हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्लियर? फिर से देख लीजिए कि भाई कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर अनंत जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि भाई अलग अलग रेडियस के आप वर्त जो है वो मूल बिंदु से गुजार सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें बोला गया निम्नलिखित में बताइए कि कौन कौन सी जो है ए और बी जो है वो समान समुच्चय हैं या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने भली भांति पढ़ा है कि दो समुच्चय या दो से अधिक समुच्चय समान समुच्चय उसी स्थिति में होते हैं जब उनमें पहली बात अवयवों की संख्या बराबर हो, दूसरी बात जो दोनों में अवयव हैं वो सेम टू सेम हो, चाहे से आगे पीछे लिखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम होने चाहिए। तो देखते हैं 4th का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में देखिए सेट ए में आपको जो अवयव दे रखे हैं वो है ए बी सी डी, यानी 4 अवयव हैं। सेट बी में भी 4 अवयव हैं, लेकिन वो चारों जो है वो सेम है क्या? तो आप कहेंगे सर बी में देखिए ए है, बी में बी है, बी में सी है और डी भी है, यानी दोनों में 4-4 अवयव हैं और चारों के चारों अवयव सेम हैं। इसलिए ए और बी क्या होगा? समान समुच्चय होगा। ए बराबर बी बराबर समान समुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड के अंदर जो फर्स्ट है ए, इसमें जो अवयव हैं 4, तो देखिए बी में 4 है, बी में भी 4 है, ए में 8 है, बी में 8 है, बिल्कुल। ए में 12 है, बी में 12 है। आप कहेंगे सर नहीं बी में 12 नहीं है, ठीक है। सी ए में 16 तो है और बी में भी 16 है, अवयवों की संख्या बराबर बराबर है, दोनों में 4-4 है। लेकिन सेकंड केस कि भाई एक जो अवयव है दोनों में वो मिसमैच हो रहा है, मैच नहीं कर रहा, यानी ए में 12 है बी में 12 नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है? समान समुच्चय नहीं है। तो आप इसलिए लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए ए व बी के अवयव
समान नहीं है। ठीक है, इसलिए ए समान नहीं है किसके, बी के। ए डज नॉट इक्वल टू बी, और कोमा लगा के लिख दीजिए समान समुच्चय नहीं, समान समुच्चय नहीं। इसका पार्ट थर्ड देखिए, पार्ट थर्ड देखते हैं। हमें थर्ड में बोला गया, पहले तो सेट ए दे रखा है, सेट ए जो है वो है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो लिख लेते हैं थर्ड का सेट ए 2 4 6 8 10, और सेट बी लिखते हैं यहां। सेट बी, सेट बी क्या बोला गया, एक्स इस प्रकार है, एक्स सम धन पूर्णांक है। पहली बात तो धन पूर्णांक है, साथ में सम है, और इसके अलावा ये बोला गया कि x जो है यानी जो सम धन पूर्णांक है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर है। तो कौन कौन से होंगे फिर, 2 4 6 8 10, यही सेट भी होगा। ठीक है, फिर से पढ़िए, x सम धन पूर्णांक है, बिल्कुल 10 से छोटा या 10 के बराबर है, तो 10 के बराबर हो गया, 10 से छोटा 2 4 6 8, ये 10 से छोटे हो गए, और 10 के बराबर 10। दोनों देखिए बिल्कुल, दोनों में जो है 5 5 अवयव है, और पांचों के पांचों अवयव सेम है। तो यहां लिख दीजिए, चूंकि a बराबर b बराबर समान समुच्चय, समान समुच्चय है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके पार्ट नेक्स्ट की तरफ। बोला गया है कि x इस प्रकार है, x संख्या 10 का गुणज है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो सेट चौथे के लिए लिख लेते हैं, a 10 का गुणज 10 20 30 40 50। ठीक है भाई, इस प्रकार चलेगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, लेकिन सेट बी देखिए, सेट बी अपने को दे रखा है 10 15 20 15 20 25 और 30। तो ध्यान से देखते हैं कि जो सेट ए है उसके और सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो पहली बात तो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो लिख दीजिए, चूंकि समुच्चय ए व बी के अवयव समान नहीं है, नहीं है, इसलिए a बराबर नहीं है किसके, b के, समान समुच्चय नहीं, समान समुच्चय नहीं है। भैया समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें 15 है, इसमें 15 है ही नहीं, इसमें 25 है, इसमें 25 है ही नहीं। तो भाई यही तो कंडीशन है कि दोनों में जो है, या दो सेट दे रखे हैं तो दोनों में ज्यादा है तो उन सभी में अवयव की संख्या सेम होनी चाहिए। चलो इसमें अनंत अवयव है, इसमें भी अनंत होते चल जाता, लेकिन सेम तो होने चाहिए ना, यहाँ पे तो अवयव ही सेम नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ठीक है भाई, बता देंगे। फर्स्ट सेकंड, तो पहले फर्स्ट को चेक कर लेते हैं, फिफ्थ के फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। सेट ए वो जो है उसके एलिमेंट हैं वो है 2, 3। ठीक,
सेट बी हमें जो है वो एक द्विघात समीकरण है, और जो x है वो द्विघात समीकरण का हल है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं और उसका हल निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। देखिए यहां से x कॉमन ले लें तो x प्लस 2, यहां से 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 3, नहीं सॉरी 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 यहां से कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां पे बचा x प्लस 3 बराबर 0। इसको स्टूडेंट सोल्व किया, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से तो x बराबर -2 आ गया, x प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से x बराबर -3 आ गया। सेट b जो है वो बन के आया, वो है -2 कोमा -3। ये जो सेट b है वो हमारे पास बन के आ गया स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात तो ये कि सेट a और b के जो एलिमेंट हैं वो इक्वल है ही नहीं, तो लिख दीजिए अतः a बराबर नहीं है किसके, b, a बराबर नहीं किसके, b के। ठीक है भाई, तो लिख दीजिए समुच्चय a व b समान नहीं है, समान नहीं है। सेकंड पार्ट इसका सोल्व करते हैं। पार्ट सेकंड, ए क्या दे रखा है, x जो है इस प्रकार है, x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो बना लेते हैं। ठीक है भाई, f एक बार लिखेंगे, लिख दीजिए, फिर o एक बार लिखेंगे, l भी एक बार लिखेंगे, और एक बार ही w। देखिए o 2 बार है, सिंगल टाइम लिखना है। समुच्चय में आपको किसी भी जो है संख्या या अक्षर को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा जो b है वो देखिए क्या बन के आएगा, b देखते हैं। y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, तो बना दीजिए W O L F। देखिए दोनों जो है वो सेम है, W इसमें भी है, O इसमें L इसमें F इसमें, तो बिल्कुल जो है अतः समुच्चय A व B समान समुच्चय है। ए व बी दोनों क्या है, समान समुच्चय हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में जो है अवयवों की संख्या पहली बात तो बराबर है, और जो अवयव है दोनों के वो सेम टू सेम है, इसलिए है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं उसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास स्टूडेंट जो है उसमें हमें नीचे जो है बहुत सारे समुच्चय दे रखे हैं, और ये देखना है कि भाई कौन कौन से समुच्चय समान है। तो वे समुच्चय समान होंगे जिनमें अवयवों की संख्या पहली बात तो क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, यानी दोनों में अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर बराबर हो। निश्चित का मतलब समझ गए, या दो से अधिक भी समान समुच्चय हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर दोनों में अवयवों की संख्या होनी चाहिए, और जो अवयव है वो सेम टू सेम होने चाहिए। तो देखिए ए 2 4 8 12, तो और किसी में 2 4 8 12 दिखाई दे रहा है आपको, 4 8 12 14 जरूर है सी में, लेकिन नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। ए और सी भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 किसी और में आपको दिख रहा है 1 2 3 4। बी देखिए, डी देखिए, डी में 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो बी और डी। छठा जो है उसमें देखिए सेट बी, देखिए
बी में है 1 2 3 4 और डी में देखिए सेट डी है 3 1 4 2। ठीक है, इसके अलावा ई को देखिए, ई जो है उसमें है -1 और 1 एलिमेंट। जी को देखिए, उसमें -1 और 1 एलिमेंट है। तो देखिए इन दोनों में जो है अवयवों की संख्या भी बराबर है और सेम टू सेम है, इसलिए B बराबर D ये समान समुच्चय हो गया। और इधर देखिए दोनों में दो दो अवयव हैं और सेम टू सेम है, इसलिए E बराबर G ये दोनों क्या है, समान समुच्चय होंगे। और किसी में आपको 0 1 है, जैसे इसमें H में 0 और 1 और किसी में नहीं है, F में 0 A है और 0 और A भी किसी और में नहीं है। तो बिल्कुल स्टूडेंट यही जो दो समुच्चय हैं B और D, इसके अलावा E बराबर G, ये आपस में समान समुच्चय हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का चैप्टर जो 1.2 ये फिनिश हो चुका है। आशा करते हैं आपको जो सारे क्वेश्चन हैं वो भली भांति समझ में आ गए होंगे। इसके पश्चात हम जो चैप्टर 1.3 या एक्सरसाइज 1.3 है उसका बेसिक आप लोगों के लिए लेके आएंगे, बेसिक का वीडियो। उसके पश्चात उसके एग्जांपल्स जो हैं और क्वेश्चंस वो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें सोल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।